हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन हैशटैग भाई हेल्प मी। तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की यूनिट 1। और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग मटेरियल जो है ये हमें डिप्लोमा में भी मिलता है, बीटेक में भी मिलता है। और क्या इसको जैसे डिप्लोमा में इसको दूसरे नाम से मटेरियल इंजीनियरिंग बुलाते हैं, ठीक है। बीटेक में इसको मटेरियल इंजीनियरिंग प्लस साइंस बुलाते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखते हैं हम कहाँ तक हम जा सकते हैं, कितने चैप्टर्स हैं या कितना डीपली हम इसमें समझा सकते हैं, और पेपर से पहले क्या क्या चीज़ हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। ओके, देन इसके बाद क्या है, हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे थोड़ा सा। इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है कि नाम से ही आपको पता चलना चाहिए इंजीनियरिंग मटेरियल यानी कि वो पदार्थ, वो मटेरियल जो इंजीनियरिंग में हमारे यूज़ होते हों, उन मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नाम से ही क्लियर करना है। देन इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हम टेबल की फॉर्म से पढ़ेंगे कि मटेरियल्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अब आपके सामने जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये टेबल आपको शो हो रही होगी, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इसके अंदर क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो जैसे हमें जो पदार्थ जो हमारे इंजीनियरिंग के अंदर रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, उनको हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स बोलते हैं। इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स के में डिवाइड करते हैं। एक हो गया मेटल्स, देन नॉन मेटल्स। मेटल्स को भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स, देन मेटल्स को भी हम, अभी मैं आपको ये बस बेसिकली पढ़ के बता रहा हूँ, आगे डीपली बताऊँगा कि क्या क्या मीनिंग्स होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का और इनका क्या डिफरेंस होता है। देन मेटल्स आगे डिवाइडेड है फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल, और नॉन मेटल जो है वो डिवाइडेड है पॉलीमर एंड सेरेमिक्स में। उसके बाद फेरस मेटल्स के अंदर आ जाते हैं रोट आयरन, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, कास्ट आयरन। रोट आयरन क्या होती है, सबसे प्योर फॉर्म होती है आपकी आयरन की। ओके, देन इसके बाद जो नॉन फेरस मेटल होता है वो आपका ये एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, टिन, जिंक, ठीक है, ये हो गए। देन पॉलीमर्स आपके जो फर्दर जो डिवाइडेड हैं वो है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद आपका जो थर्मोप्लास्टिक है, वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है, वो आपकी जो डिवाइडेड है वो है फिनोमन फॉर्मल डाइहाइड। और उसके बाद जो थर्मोप्लास्टिक है वो है पीवीसी पॉलीथीन के अंदर आपकी डिवाइडेड है। उसके बाद सेरामिक्स एक में है रिफैक्ट्रीज के अंदर, ग्लास, सीमेंट एंड कंक्रीट के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनमें क्या क्या पेपर में आएगा, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में आने के लिए। तो सबसे पहले अगर ये चैप्टर पेपर में आएगा तो इसमें से सबसे पहले आपका इंजीनियरिंग मटेरियल की डेफिनेशन, देन मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंस, उसके बाद फेरस एंड नॉन फेरस का डिफरेंस। देन इसके बाद क्या है, आपको क्या है इसमें थर्मोप्लास्टिक एंड इसका थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो आएंगे वो कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको ये फिनोमल फॉर्मल डिहाइड, इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो लास्ट में आप सेरामिक्स के ये पढ़ते हो कि जो ग्लास हैं, कंक्रीट हैं, इनके बारे में। एंड देन पीवीसी पॉलीथीन, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हीं की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल की, एक मेटल की क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए जो उन पे स्टैंड करे मेटल। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी मटेरियल की वो विशेषताएं, वो प्रॉपर्टीज़ जिन पे वो स्टैंड करता है, ठीक है, जो हमारे इंजीनियरिंग के रिक्वायरमेंट बेस होती है। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेंथ, मजबूती, ठीक है, कि उसमें कितनी पावर है जो लोड को वो रेसिस्ट कर सकता है बिना टूटे हुए। तो इसमें सीधा लिख रहा है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट लोड विदाउट फेलियर, कि बिना टूटे हुए वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। देन इसके बाद है सेकंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। और अगर आपने ये चीज़ जैसे देख रहे हो, अगर आप डिप्लोमा में हो तो पहले पढ़ चुके हो, तो आपको बेसिकली बहुत कॉमन सी चीज डेफिनेशंस हैं ये, स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का भी आपको बहुत मिल जाता है एग्ज़ाम में। तो ये इसमें क्या है, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कई बार, और 2 नंबर के में भी आ जाते हैं, 3 नंबर के में भी आ जाते हैं कि डेफिनेशन दो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और 4 नंबर के अंदर या 5 नंबर के अंदर ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ। देन इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि उस एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इन टेंशन टू विदस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेलियर, के उस मटेरियल में ये भी पावर होनी चाहिए कि वो वहाँ पे उस सिचुएशन में भी खड़ा रहे जब वो स्ट्रेस में हो, और वो भी बिना टूटे हुए। देन इसके बाद आपको जो थर्ड है वो है सी स्ट्रेंथ, के एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू स्टैंड ट्रांसवर्स लोड विदाउट फ्रैक्चर, कि उसके पास ये भी विशेषताएं होनी चाहिए कि जब उस पर बैक टू बैक लोड लगे तो वो उसमें भी
घबराए ना खड़ा रहे। इलास्टिसिटी यानी कि भाई उसके अंदर ये है कि उसको हम पहले कितना भी खींच लें, वही रबड़ बैंड वाला हिसाब है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि रबड़ बैंड को कितना भी खींच लो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की। देन इसका स्टिफनेस एंड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी यानी कि किसी भी शेप के अंदर उसको मेल्ट करके जैसे हम डालते हैं तो उसके अंदर उसको स्टैंड होना चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद ये डक्टिलिटी, मीलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, फटीक, वेल्डेबिलिटी। इनमें से मैं आपको मेन टर्म बता देता हूँ, एक्चुअली बहुत सारी। तो एक तो हो गया स्ट्रेंथ, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन शियर स्ट्रेंथ, देन इलास्टिसिटी, उसके बाद प्लास्टिसिटी, ठीक है। अगर आप सारी पढ़ चुको तो देन बेटर है। उसके बाद आपको यहाँ पे टफनेस, फटीक और डक्टिलिटी, मीलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, ये मेन है जो आपको देखनी है। तो इसमें आपको छोड़ते हैं। इसके बाद हम आप जैसे मैंने कहा था कि इंजीनियर जो मटेरियल है वो 2 उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटल एंड नॉन मेटल। एंड जो मेटल है वो फेरस मेटल्स में है और नॉन फेरस मेटल में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेरस मेटल्स। द मेटल्स विच कंटेन आयरन एज अ बेस आर कॉल्ड फेरस मेटल। फेरस मेटल वो होते हैं जिनके अंदर जो बेस है, यानी कि जो इनका जो बेस है, निचला हिस्सा है, वो आयरन का होता है, उसे फेरस मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल कास्ट आयरन, अलॉय स्टील। तो इनको क्या है, इनको हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, जैसे कि पिग आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, रोट आयरन हो गया, कार्बन स्टील हो गया, अलॉय स्टील हो गया। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं, द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। नाउ प्रॉपर्टीज और उन मेटल के बारे में बात करेंगे जो इंजीनियर्स के अंदर यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। ये आपकी इंडस्ट्री लाइन में, इंटरव्यू में, हर जगह काम आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कास्ट आयरन, हम सुनते हैं कि भाई कोई भी चीज़ हमारे पास है कि कास्ट आयरन की बनी हुई है, ठीक है। तो क्या कास्ट आयरन है, क्या इसका कितना % इसके अंदर कार्बन होता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। और कंपनियों में किस किस चीज़, अगर हम मेटल कुछ बनाना चाहते हैं तो उसमें उस चीज़ पे ये स्टैंड रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स गो। तो कास्ट आयरन, नाउ कास्ट आयरन इज अ पिग आयरन रीमेल्टेड, जिसमें पिग आयरन जो हमने भी पढ़ा था ऊपर, फेरस मेटल का, जिसका बेस आयरन का होता है, जब उसको हम दोबारा मेल्ट करते हैं, देन एंड देयर बाय रिफाइंड टुगेदर, और जब उसको हम छानते हैं, एंड विद डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन, जिसके साथ क्या है, कुछ डेफिनेट अमाउंट का, यानी कि कुछ काउंटेड अकाउंट का लाइमस्टोन, स्टील स्क्रैप एंड स्पोइल्ड कास्टिंग इन कपोला, जब ये डालते हैं उसके बाद इसमें क्या है, इट कंटेन 2 से लेके 4% तक कार्बन होता है इसके अंदर, अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फेरस एंड मैग्नीशियम। तो ये आपको ये पता रहना चाहिए, जो कास्ट आयरन जो बनता है वो रीमेल्टेड करता है किसको, पिग आयरन को करके बनता है। फिर इसके अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन डालते हैं, स्टील स्क्रैप का डालते हैं, स्पोइल का डालते हैं, जिसके अंदर क्या 2 से 4% कार्बन होता है, स्मॉल परसेंटेज में सिलिकॉन होता है, सल्फर होता है एंड फॉस्फोरस होता है। आपको नॉलेज में ये पता होना चाहिए। बाकी अगर आपकी मटेरियल इंजीनियर की बुक किताब के अंदर अगर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो डेफिनेटली आपके नॉलेज में ये होना चाहिए। एग्जाम में और इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एंड कंपनीज़ में तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ 100 से भी ऊपर 110% ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कास्ट आयरन, क्योंकि मोस्टली जो हमारी चीज़ें वो कास्ट आयरन में, माइल्ड स्टील में, इन्हीं में बनती हैं। देन आगे हम इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो इट हैज़ गुड फ्लूइडिटी, इट कैन बी ईजिली मशीन्ड, इसको हम ईजिली मशीन कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रिटल होता है नेचर में, और क्या है कि ये इट इज़ रेजिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन, और ये किसी भी चीज़ में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, और इसमें क्या है, ये वियर करता है रेजिस्टेंट को। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। देन यहाँ पे यूज़ ऑफ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का यूज़ हम सबसे ज़्यादा देखते हैं पाइप्स में, कि पाइप जो बनते हैं, जो आप देखते हो जैसे भाई गैस की पाइपलाइन या पानी की पाइपलाइन आपने देखी होगी, कहीं पुल के पास जो जाते हैं वो कास्ट आयरन के बनते हैं। देन इसके बाद क्या है कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मशीन बॉडीज़, के मशीन की जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे आपने कई बार देखी होगी, जो बेड हो गया, ठीक है, और भी कोई मशीन्स के पार्ट हो गए, तो वो भी कास्ट आयरन के बनते हैं। देन इट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कास्ट आयरन के बनते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है माइल्ड स्टील। मैंने कहा था कि एक तो कास्ट आयरन, एक माइल्ड स्टील, एक हाई कार्बन स्टील हो गया, जैसे इसमें अभी नीचे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के बारे में भी बात करते हैं। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड लो कार्बन स्टील हैविंग कार्बन कंटेंट ऑफ 0.15 टू 0.3%। इसमें क्या है, माइल्ड स्टील है, ये लो कार्बन स्टील से बनता है, ठीक है। इसको हम लो कार्बन स्टील भी बुलाते हैं, जिसके अंदर कार्बन क्या होता है आपका 0.15 से लेके 0.3% तक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसकी लो फ्लूडिविटी है। देन इसके पास क्या, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इट इज़ डक्टाइल है ये, और ये क्या है कि ये इट कैन बी होल्ड वर्कड ईजिली, इस पर काम करना बहुत ही आसान है। इसके यूजेस हम आपको बता देते हैं कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर्स,
जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बनाने के लिए काम आता है ये। देन इसके बाद ये क्या है आपका नट्स एंड बोल्ट्स में भी आप देख पाते हो कि माइल्ड स्टील के बोल्ट आते हैं, नट आते हैं, जिसको एग्जाम में वो चेक भी कर सकते हो, आपको तो कहीं भी मिल जाएंगे नट एंड बोल्ट्स। देन इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मशीन कंपोनेंट्स, कुछ मशीन के पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम माइल्ड स्टील से बनाते हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट्स के भी ये काम आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील है मोर देन 0.6% कार्बन, दैट इज 0.6 to 0.9% कार्बन। जो हाई कार्बन स्टील है उसके अंदर मोर देन होता है आपका कार्बन, इन तीनों दोनों से ज़्यादा होता है माइल्ड स्टील से और कास्ट आयरन से, वो होता है 0.60% कार्बन, दैट इज 0.6 to 0.9% का। इट इज़ जनरली यूज फॉर मेकिंग पार्ट रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ, हार्डनेस, वियर एंड रेजिस्टेंस। हाई कार्बन स्टील एक तो देखो मैं आपको सच्ची बताऊँ ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, और ये यूज़ ही वहाँ होता है जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हार्डनेस की ज़रूरत है और वियर रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, टूटे ना आसानी से। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो जैसा आपने ऊपर देखा कि स्ट्रेंथ है इसकी प्रॉपर्टीज़ में, टफनेस है इसके पास, और ये इंक्रीज़ कर देता है आपका वियर रेजिस्टेंस जो आपको तोड़ने से बच जाता है। उसका यूजेस देखोगे आपको तो इसमें लिख रहा है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रॉप हैमर्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस आपने देखा होगा। उसके बाद है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लैमिनेटेड स्प्रिंग, स्प्रिंग देखी होगी आपने उसका, और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गेयर्स, गेयर्स को बनाने में भी ये यूज़ होता है, गेयर्स यानी कि गरारी जिस पे हम टीथ कटे होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग भी ये बनाने में काम आता है, जो आपकी बाइक में आपने देखा होगा, इंजन में अगर आप पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स तो आपने उसमें देखा होगा। देन इसके बाद है अलॉय स्टील्स, अलॉय स्टील्स के बारे में हम बात करते हैं। स्टील इज़ मेटल अलॉय कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ आयरन, तो इसमें क्या है आपका मोस्टली आयरन होता है, इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड एंड द क्वालिटी ऑफ द स्टील, के जैसी हमें स्टील की डिमांड होती है। अलॉय स्टील इज एन एनी टाइप ऑफ स्टील टू विच वन और मोर एलिमेंट बिसाइड्स कार्बन हैव बीन एडेड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। द मोस्ट कॉमन अलॉइंग एलिमेंट एडेड टू स्टील आर क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, वैडियम। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मिलाए जाते हैं मटेरियल वो क्रोमियम में हो गया, निकल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और वैनेडियम हो गया। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉय स्टील, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसकी हाई स्ट्रेंथ है, एक तो इसमें जंग नहीं लगेगा, कोरेजन मतलब हाई कोरेजन रेजिस्टेंस की, ये जंग को अपने से दूर रखती है, जंग इसको नहीं लगेगा, ठीक है। हाई वियर रेजिस्टेंस के टूट भी नहीं सकती है और टफनेस पावर भी अच्छी है। इसके यूजेस आप देखोगे भाई एरोप्लेन के पार्ट बनाने में, ऑटोमोबाइल के, रेलवे ट्रैक के काम में आते हैं, ठीक है, और लोकोमोटिव पार्ट के आते हैं। मैं डेली यूज़ के बताऊँ तो आपको ये जो है वो आपने देखा होगा कि खिड़कियों में भी आपने देखा होगा लोग लगवाते हैं, गेटों में भी लगवाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने ग्रिल पे भी देखा होगा कि जो ग्रिल कहते हैं जो अपने टेरेस के वहाँ रहता है वहाँ पे भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। अब आ गया हम स्टेनलेस स्टील के पास। देन स्टेनलेस स्टील इट कंटेन 18% क्रोनियम, तो इसके अंदर क्या होता है 18% क्रोनियम होता है, 8% निकल होता है, 0.06% टू 0.12% तक कार्बन होता है। और इनको क्या हम कहते हैं कि स्टेनलेस, बिकॉज क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है कि इसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दे डेवलप अ थिन एडिरेंट फिल्म ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड दैट प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन। इसको स्टेनलेस स्टील इसलिए कहते हैं कि जब इसको हम बना रहे होते हैं ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जो क्या है जंग लगने से बचाती है, इसलिए इसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करें, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील, इट हैज़ हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ, गुड टफनेस। एक मैं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट से आपको बता दूँ कि जैसा आपने देखा होगा इन तीनों मटेरियल में एक चीज़ कॉमन थी, जो कि ये थी कि भाई आपका मोस्टली जैसा आप जितना हम पढ़ते जा रहे हैं कि भाई टफनेस और पावर, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिटिल बिट ही फ़र्क है, लिटिल बिट ही फ़र्क है। अगर आप इसको एक पोएम के थ्रू या किसी सीक्वेंस के थ्रू याद करें तो आप इसको कभी नहीं भूलने वाले लाइफ में, ठीक है। देन इसमें क्या है, जैसे आप कंपनियों में जाओगे तो मेटल्स की बात होती है कि भाई E98 हो गया मेटल, ठीक है, तो ये लेके आना है, माइल्ड स्टील लेके आनी है, सॉफ्ट लेके आनी है माइल्ड स्टील की, ठीक है। देन ऐसे मोस्टली, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बाकी इनके बारे में अब हम आगे यूजिस के से हम एक रह गए हैं, यूजिस का हम बात कर लेते हैं कि ये एक तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने थे, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं सर्जिकली का सर्जरी करने के लिए, तो वो सर्जरी इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम आती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। इसके बाद है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर फार्माटिकल, इंडस्ट्रियल के जो कंटेनर होते हैं उनके लिए भी काम आती है, एंड ये स्प्रिंग बनाने के काम आती है। नाम अब हम है नॉन पोरस मेटल पे।
तो नॉन फेरस मेटल के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। एंड जो बच्चे अगर ये मेटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अगर उनको स्कूल कॉलेज वगैरह से अगर कोई इश्यूज़ है तो वो इसे देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको ये बुक्स की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे वहाँ पे आप डैम कर सकते हो, मैं आपको बुक दे दूँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना। हमारी रेगुलर वीडियोज़ की अपडेट आपको पता चलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।